Hello everyone, myself is Jitendra Chaudhary. Today I will discuss chapter number 1 of class 10th chemistry, chemical reaction and equations part 1. आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एंड इक्वेशंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हम कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, हाउ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो हमें फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होते हैं ये फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल चेंजेस को, उसके बाद हम केमिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंजेस के बारे में आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में भी पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो इसको देखो डिफाइन करते हैं हम, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस बट देयर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका ले लेंगे हम, एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी हम आइस को मेल्ट करें तो आइस होता है सॉलिड, सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो सब्सटेंस था उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या है हमारा, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, ये फिजिकल चेंज है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ओके, a process in which a new substance is formed which has different properties and composition। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिजिकल में क्या था, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था और इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल चेंज होते हैं सारे। एग्जांपल्स क्या हैं देखिए इसके, बर्निंग, किसी भी चीज़ को हम जला दें, किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करें, वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है यानी केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस, chemical reactions is a process in which
रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं केमिकल रिएक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड में एरो के, और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है हमारी? ये रिएक्टेंट है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। ये एग्जाम्पल था इसका। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशन पर। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस है बस। देखिए, केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन होती क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यानी केमिकल इक्वेशन जो होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? केमिकल इक्वेशन का। जो हमने अभी केमिकल इक्वेशन आपको समझाई थी एग्जाम्पल के थ्रू, ये वाली। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, या हम उसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई थी, केमिकल रिएक्शन में एक स्टेटमेंट थी। अभी इसी स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया? वर्ड की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नीशियम सिंबल है मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, और जो प्रोडक्ट बना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने क्या कर दिया? सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, या बोलेंगे इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ देखिए, दोबारा सुनेंगे इसको एक बार और। अ केमिकल इक्वेशन इज in which the number of atoms of reactant side is equal to the number of atoms on the product sides। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑन प्रोडक्ट साइड।
यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड्स में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होते हैं। ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक बार और समझेंगे। देखो, बैलेंस का मीन्स होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स यूज हुए हैं उनका नंबर इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम बैलेंस। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। देखो एग्जांपल, जैसे कि इसे सपोज करो a प्लस बी है ये। अब मान लीजिए a के 2 एटम यूज हुए हैं और b का 1 एटम यूज हुआ है, तो इधर भी हमारा हमारा जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनेगा A2B, यानी कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो A के 2 एटम थे तो A के 2 एटम इधर है देखिए, और B का 1 एटम है तो B का 1 एटम इधर है। तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, क्योंकि मास तो ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट होगा। तो इसी वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसे बैलेंस करेंगे? अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 4 स्टेप्स का यूज करते हैं। स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। हमें 4 स्टेप्स पढ़ने हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स का यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप इज राइट स्केलेटल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हमें प्रोवाइड की गई है उस केमिकल रिएक्शन का हमें क्या लिखना है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और क्या होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो अभी हमने लिखी थी। सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड आउट हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर ऑन ईच साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हमें फाइंड करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स दोनों साइड्स में अवेलेबल हैं। हमें क्या फाइंड करना है? जितने भी एटम्स अवेलेबल हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उनको हमें चेक करना है कि कितने कितने एटम्स अवेलेबल हैं। इसके लिए हम एक टेबल का यूज भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इस एलिमेंट के, और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के। ठीक है? तो सेकेंड स्टेप क्या है? हम चेक करेंगे कि ईच टाइप के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। थर्ड स्टेप क्या होगा? टू बैलेंस द एलिमेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग द केमिकल स्पीसीज ऑन द साइड्स विच डज नॉट हैव इनफ एटम्स ऑफ दैट टाइप। अब क्या करना है? मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, कम 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 बैठ रहे हैं वहाँ पर। तो उस साइड में हम एक
एक नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे उसके नंबर इक्वल हो जाएं। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, किसी भी लाइट, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, जिधर भी नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है उधर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे बोथ साइड्स में। फोर्थ स्टेप क्या है, अब इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना है जब तक कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस ना हो जाएं। ओके, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें वन बाय वन हम क्या करना है, हमें बैलेंस करना है बाय द मल्टीप्लाई। ओके, स्टेप समझ में आ गए सभी को। देखो फोर्थ स्टेप एक बार और समझ लेंगे फोर्थ स्टेप को। देन लुक फॉर द नेक्स्ट स्पीसीज दैट इज नॉट बैलेंस एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। यानी अब क्या करना है हमें, जो हमने एक स्पीसीज को यहाँ बैलेंस किया था थर्ड स्टेप में, उसी प्रोसीजर को हमें कंटिन्यू रखना है, और तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि सारी स्पीसीज बैलेंस ना हो जाएं। ओके, तो पहले क्या करना है हमें, नंबर वन स्टेप में एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ईच साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड्स में नंबर ऑफ एटम कितने कितने हैं। थर्ड स्टेप इज हमें अब बैलेंस करना है, जिस साइड में नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं उस साइड में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर की मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, इसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि ऑल स्पीसीज बैलेंस ना हो जाए। ओके, अब देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या है, देखिए, वेयर मीथेन बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ वेयर मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन है, ये एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखी गई है और ये केमिकल रिएक्शन है। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 था राइट स्केलेटल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो क्या है, देखो सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में। मीथेन ये का फॉर्मूला ये होता है CH4, ऑक्सीजन ये होती है O2। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। ये हो गया हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं हम। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, यही था कि हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ओके, तो हम एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। टेबल में फर्स्ट क्या होगा, एलिमेंट्स हम लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे इस केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, यानी LHS साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये है LHS ये वाला, इसे लोग बोलेंगे LHS। अब इधर आते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, RHS ये है राइट हैंड साइड। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा, कार्बन है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन जो है किस में प्रेजेंट है, मीथेन में, CH4 में।
तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन जो प्रेजेंट है वो CO2 में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन के, 1। तो ये तो बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस है ये तो कार्बन तो। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो किस में प्रेजेंट है, मीथेन में। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हैं, दिख रहा है हमें ऊपर। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट हैं, वाटर में प्रेजेंट हैं। तो वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हैं, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में O2 में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 एटम प्रेजेंट हैं। इधर इधर कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 है, ऑक्सीजन है, और वाटर में भी ऑक्सीजन है, 2 तो इसमें है CO2 के अंदर, और 1 एटम प्रेजेंट है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कार्बन तो बैलेंस है, बोथ साइड्स में नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं कार्बन के, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब हमें इन्हीं दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है बोथ साइड्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से जिससे दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए स्टेप नंबर थर्ड क्या है, स्टेप नंबर थर्ड, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑन बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग विद कॉफिशिएंट। एक कॉफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी स्पीसीज लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है उस स्पीसीज में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉफिशिएंट से, जिसकी हेल्प से नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स में इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, बहुत सिंपल सी टेबल है, देखिए कुछ नहीं करना है। पहला जो हेडिंग पड़ेगा, कॉलम बनेगा इसमें, वो एलिमेंट का बनेगा, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। दूसरा जो बनेगा उसमें क्या होगा, देखो केमिकल स्पीसीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज हैं। केमिकल स्पीसीज ऑन RHS, यानी राइट हैंड साइड में कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कार्बन को। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस था, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे चेक कर ले रहे हैं एक बार। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी केमिकल स्पीसीज थी जिसमें कार्बन था, CH4, ओके। और राइट हैंड साइड में कौन सी स्पीसीज थी जिसमें कार्बन प्रेजेंट था, वो थी CO2। तो यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी बैलेंस, ओके। अब देखो हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट था लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी स्पीसीज में था, वो था मीथेन में, मीथेन में था ना। तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हैं, H कितने हैं, 4 हैं। अब जरा इधर आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो था वो किस में था, वाटर में था। तो वाटर में कितने एटम्स हैं इसके, 2 हैं, कितने हैं, 2 थे। अब इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो हम बैलेंस करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा कितना हो गया, 4। इधर भी 4 होगा हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर 2H2O कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, दोनों साइड में हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब जरा चेक करें हम कि ऑक्सीजन कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज में प्रेजेंट था। पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में किस में था, ऑक्सीजन में था, O2 में था, O2 में। ये 2 मल्टीप्लाई वाला मत देखना अभी, आप मल्टीप्लाई तो बाद में किया है, किस में था, O2 में।
इधर आते हैं तो किस किस में ऑक्सीजन था, लेफ्ट राइट हैंड साइड में CO2 में था और H2O में था, 2H2O में। अब तो क्योंकि यहाँ पर H2O बैलेंस हो चुका है ना पहले ही, तो जो बना है कंप्लीट, देखो यहाँ पर H2H2O हो गया ये, तो यहाँ पर हम 2H2O ही लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है हाइड्रोजन को, तो हम बार बार बैलेंस अब नहीं करेंगे। तो हमने जो 2H2O लिखा है ये वाला, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ थे, CO2 में था और 2H2O में था। तो जरा काउंट करो कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 तो यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं जरा चेक करना, यहाँ पर ओनली क्या है, 2 हैं। ये देखो 2 थे बस ये वाले, ये 2 से तो मल्टीप्लाई बाद में किया है बैलेंस करने के लिए। तो 2 थे प्रेजेंट, 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें क्योंकि 4 यहाँ पर थे, 2 2 जा 4, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया O2 में। अब जरा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो CH4 में हमने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं की, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं की है, तो CH4 ऐसे लिखेंगे हम। अब आते हैं O2 की तरफ, तो O2 में हमने किससे मल्टीप्लाई की है, 2 से की है, देखो यहाँ पर देखो जरा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई की थी, 2O2 हो जाएगा ये एरो। अब CO2 की तरफ आते हैं, CO2 में कोई मल्टीप्लाई किया है, नहीं किया है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऐसे लिख देंगे ऐसे, प्लस H2O है। अब चेक करेंगे H2O में हमने मल्टीप्लाई किया है, नहीं किया है, हमने किया है, देखो 2H2O किया है इसे। और क्या कर देंगे हम इसे, इसकी फॉर्म्स लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, CH4 गैस है, O2 गैस है, CO2 भी गैस है और H2O क्या है, लिक्विड है। अब ये पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम इक्वल हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम के इक्वल हैं। ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। इस टेबल को यूज करके हम बहुत इजीली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जब आप इस टेबल की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस का, तो आप बिना टेबल बनाए भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस किया था, उस केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नंबर 1 देखिए क्या है, केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द नेम्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नेम्स को प्रोवाइड करती है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नेम्स को, उनका नेम्स कौन बताती है हमें, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी थी, जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उनके जो सिंबल्स थे, उनके जो फॉर्मूले थे, उनका नेम था, किसने बताया हमें, केमिकल इक्वेशन ने बताया। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का यूज होता है उनके नेम्स हमें किससे मालूम पड़ते हैं, केमिकल इक्वेशन से मालूम पड़ते हैं। सबसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो जाएगी इसकी। सेकंड नंबर, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड नंबर देखिए क्या है, केमिकल इक्वेशन जो होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स बताती है हमें कितने हैं। केमिकल
इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का यूज होता है, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? केमिकल इक्वेशन से मिलती है। जैसे अभी हमने बैलेंस की थी रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, तो वहाँ पर हमने 2O2 लगाया था, 2H2O लगाया था। ये क्या थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ एटम्स थे। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है, ना कि केमिकल रिएक्शन से मिलती है। तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है। थर्ड नंबर, इट प्रोवाइड्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज मोल्स, ये माइल नहीं है, मोल्स है। इट प्रोवाइड्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो केमिकल इक्वेशन होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन हमें देती है। कितने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ओके। फोर्थ नंबर, इट गिव्स द रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव मास बताती है। अब रिलेटिव मास क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा था आपने, जो इसका एटॉमिक मास है एलिमेंट का या कंपाउंड का, वही क्या होता है? उसका रिलेटिव मास होता है। तो जब हमें उसका फॉर्मूला पता है, उसका सिंबल पता है, तो हम उसका रिलेटिव मास भी निकाल सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेटिव मास भी बताती है। फिफ्थ नंबर, इट ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशन जो होती है, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। केमिकल इक्वेशन गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट्स के रिलेटिव वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी हमें देती है। ये थी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? केमिकल इक्वेशन में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। नंबर 1, कमियां। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मीन्स होता है कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो लेकिन केमिकल इक्वेशन जो होती है हमें ये नहीं बताती कि ये केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन की हेल्प से नहीं मिलती। तो ये क्या है? इसकी लिमिटेशन है। सेकंड नंबर, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ मच टाइम इट विल बी टेकन फॉर द कंप्लीशन। ये जो केमिकल इक्वेशन होती है हमें ये नहीं बताती कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, किस रेट से, किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल इक्वेशन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती, और ये भी नहीं बताती कि ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बारे में कोई भी आइडिया केमिकल इक्वेशन की हेल्प से नहीं मिलता। तो ये भी हमारी क्या है? इसकी लिमिटेशन है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशन जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। कंसंट्रेशन का मीन्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ओके, आई होप सारे टॉपिक सभी को क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी न्यू वीडियोस आएंगी मेरी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।